उसे पिछले 20 सालों की सबसे अंडररेटेड गॉथिक एपिक फिल्मों में गिना जाता है। इस फिल्म पर $7 करोड़ से भी ज्यादा खर्च किए गए थे। इसके युद्ध वाले सीन्स बेहद भव्य और रोंगटे खड़े कर देने वाले थे और इसका ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट आज भी उतना ही जबरदस्त लगता है। फिल्म ने इतिहास के असली रोमानियाई योद्धा व्लाद तृतीय को वैम्पायर की कहानी के साथ शानदार तरीके से जोड़ा। जब धूप उससे बस 0.01 मीटर दूर रह गई तभी वह अचानक रुक गया। ऐसा लगा मानो सूरज की रोशनी उसे जिंदा जला देगी। उसने हल्के से सिर हिलाकर पादरी को इशारा किया और तुरंत वहां से तेज कदमों से निकलने लगा। लेकिन तब तक पादरी के मन में शक पैदा हो चुका था। वह चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। ड्रैकुला घबराकर अंधेरी जगहों की तरफ जाने लगा। वह बार बार रास्ता बदलता, भीड़ में घुसता, दीवारों के किनारे चलता, लेकिन पादरी उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। उसने तलवार उठाई और उस कपड़े को काट दिया जो खिड़की पर लटक रहा था और धूप को अंदर आने से रोक रहा था। जैसे ही सूरज की रोशनी ड्रैकुला के शरीर पर पड़ी, उसकी चमड़ी जलने और गलने लगी। उसका चेहरा दर्द से कुछ ही सेकंड में सब मशालें लेकर उसके चारों तरफ जमा हो गए। आग की लपटों में घिरा ड्रैकुला धीरे धीरे बाहर निकलकर सामने आ गया। उसके शरीर पर जलने का कोई निशान नहीं था। वह बिना डरे सबके सामने खड़ा था। मैंने ये सब सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए किया। ड्रैकुला आखिर वैम्पायर कैसे बना? इसकी कहानी साल 1442 से शुरू होती है। उस समय तुर्क साम्राज्य पूरी ताकत के साथ यूरोप पर राज कर रहा था। उनकी सेना इतनी विशाल और खतरनाक थी कि बड़े बड़े राज्य भी उनके सामने झुकने को मजबूर थे। ड्रैकुला का राज्य ट्रांसिल्वेनिया भी लगातार खतरे में जी रहा था। अपने लोगों और राज्य को बचाने के लिए बूढ़े राजा को एक बहुत दर्दनाक फैसला लेना पड़ा। उसने 1000 छोटे लड़कों को तुर्कों के हवाले कर दिया ताकि वे उन्हें अपने सैनिकों की तरह इस्तेमाल कर सकें। उन्हीं बच्चों में उसका अपना बेटा ड्रैकुला भी शामिल था। तुर्कों के बीच ड्रैकुला ने बचपन से ही अत्याचार झेले। उसे दर्द दिया गया। एक दिन ड्रैकुला अपने सैनिकों के साथ इलाके का निरीक्षण कर रहा था। तभी नदी किनारे उसकी नजर एक तुर्क सैनिक के हेलमेट पर पड़ी। हेलमेट देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि तुर्क सैनिक कभी अकेले नहीं चलते। अगर एक सैनिक का सामान यहाँ मिला है तो इसका मतलब आसपास। ड्रैकुला ने शांत होकर आसपास की जमीन और पहाड़ियों को गौर से देखना शुरू किया। कुछ देर बाद उसे समझ आया कि वह हेलमेट ऊपर टूथ ब्रोकन माउंटेन की तरफ से बहकर आया होगा। उसे नहीं पता था कि तुर्क सैनिक वहां क्यों गए होंगे, लेकिन लोगों की सुरक्षा के लिए सच जानना जरूरी था। इसलिए उसने अपने खास सैनिकों को साथ लिया और खुद उस पहाड़ की तरफ निकल पड़ा। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक गुफा दिखाई दी। जैसे जैसे वे उसके करीब पहुंचे तभी अचानक गुफा के अंदर से चमगादड़ों का एक बड़ा झुंड तेजी से बाहर निकला। ड्रैकुला ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। वह जानता था कि चमगादड़ दिन के समय यूं बाहर नहीं निकलते। इसका मतलब साफ था, गुफा के अंदर कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसने उन्हें डरा दिया। पूरी गुफा टूटी हुई हड्डियों और इंसानी कंकालों से भरी पड़ी थी, लेकिन यह काम तुर्कों का नहीं लग रहा था। उसी समय ड्रैकुला को नीचे मिला वह हेलमेट याद आया जिस पर 3 गहरे पंजों के निशान बने हुए थे। उसके मन में अचानक एक बहुत बुरा एहसास पैदा हुआ। उसने तुरंत चारों तरफ नजर दौड़ाई और अपने लोगों को वापस लौटने का आदेश देने ही वाला था कि तभी अंधेरे में छिपा एक भयानक जीव अचानक बाहर कूदा और सीधे एक सैनिक पर टूट पड़ा। वह अपने सैनिकों के साथ लड़खड़ाता हुआ किसी तरह गुफा के बाहर पहुंचा। बाहर तेज धूप फैली हुई थी। ड्रैकुला ने जल्दी से पास पड़ी एक चांदी की तलवार उठा ली। जैसे ही सूरज की रोशनी तलवार से टकराकर उस जीव पर पड़ी, वह डर कर पीछे हट गया। ड्रैकुला ने ध्यान से देखा। तलवार पर लगा खून सूरज की रोशनी पड़ते ही पल भर में गायब हो गया। रात होने से पहले ही वह तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ अपने महल लौट आया और जो कुछ उसने देखा था सब बता दिया। तभी उसे एक पुरानी भविष्यवाणी के बारे में पता चला। कहा जाता था कि टूथ ब्रोकन माउंटेन में रहने वाला वैम्पायर पहले एक आम इंसान था, लेकिन ताकत की भूख में उसने नरक से एक शैतान को बुलाया और उसके साथ सौदा कर लिया। बदले में उसे अंधेरी और भयानक शक्तियां तो मिल गईं, लेकिन उसकी आजादी हमेशा के लिए छिन गई। वह उस गुफा में कैद होकर रह गया। वह बाहर तभी निकल सकता था जब कोई दूसरा इंसान उसकी जगह लेने को तैयार हो। मतलब साफ था, वह गुफा वैम्पायर्स का बसेरा थी। उसने अपनी पत्नी मिरेना और अपने बेटे को हंसते खेलते देखा और आगे बढ़कर मिरेना को कसकर गले लगा लिया। मिरेना तुरंत समझ गई कि कुछ बहुत गलत हुआ है। उसने धीरे से पूछा क्या हुआ है, लेकिन ड्रैकुला ने बात टाल दी। उसने झूठ बोल दिया कि जंगल में भेड़ियों ने हमला कर दिया था। लेकिन तभी मिरेना की नजर उसकी पीठ पर पड़े गहरे घावों पर गई। देश की जिम्मेदारियां उठाते उठाते ड्रैकुला ने अपनी भावनाएं छिपाना सीख लिया था। इतने लंबे समय बाद मिली इस शांति को याद
यादगार बनाने के लिए ड्रैकुला ने राजमहल में एक बड़ा भोज रखा। पूरे राज्य के लोगों को बुलाया गया। हर तरफ हंसी, संगीत और जश्न का माहौल था। तुर्क साम्राज्य के दूत अचानक महल में घुस आए। उनके चेहरे सख्त थे। उसने शांत आवाज में कहा कि वह पहले ही मौजूदा सुल्तान के लिए कर खास चांदी के सिक्के ढलवाए थे, जिन पर उसकी खुद की तस्वीर बनी हुई थी। आते ही उन्होंने ड्रैकुला से सवाल किया कि उनके लापता सैनिक कहाँ हैं, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और शांत रहकर कहा कि उसने किसी सैनिक को नहीं देखा। दूत उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें शक था कि शायद उन्हीं सैनिकों को ड्रैकुला ने मरवाया है। लेकिन जाते जाते दूतों ने एक नया आदेश सुना दिया। सालों पहले जब ड्रैकुला को तुर्कों के पास भेजा गया था, उन्हीं दिनों में उसकी दोस्ती मौजूदा सुल्तान मोहम्मद से हुई थी। हालांकि उस दौर में उसके साथ भेजे गए 1000 लड़कों में से बहुत कम लोग जिंदा वापस लौट पाए थे। तुर्कों ने आदेश दिया कि ट्रांसिल्वेनिया फिर से 1000 लड़कों को तुर्क साम्राज्य के हवाले करे। ये सुनते ही ड्रैकुला ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन एक कमजोर राज्य की आवाज की कीमत बहुत कम होती है। उन्होंने घमंड से कहा कि उसे हर हाल में सुल्तान का आदेश मानना पड़ेगा। ड्रैकुला का गुस्सा बढ़ने लगा। लेकिन तभी दूत ने एक ऐसी बात कही जिसने ड्रैकुला को अंदर से तोड़ दिया। उसने कहा, या तो आदेश मानो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। दूतों के जाने के बाद दरबार के मंत्री तुरंत ड्रैकुला के पास पहुंचे। उन्होंने समझाने की कोशिश की कि सिर्फ 1000 लड़कों के लिए पूरे तुर्क साम्राज्य से दुश्मनी लेना समझदारी नहीं होगी। शायद उनके लिए यह सिर्फ एक सौदा था। मिरेना ने उसे समझाया। उसने कहा कि ड्रैकुला को खुद मोहम्मद से बात करनी चाहिए। अगले ही दिन वह एक खास निशानी लेकर तुर्कों के शिविर पहुंचा। लेकिन वहां पहुंचते ही वह हैरान रह गया। सिर्फ 10 सालों में तुर्क साम्राज्य की ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। जहां तक नजर जाती पूरी घाटी में सैनिकों के तंबू फैले हुए थे। बहुत इंतजार के बाद आखिरकार उसकी मुलाकात मोहम्मद से हुई है। मोहम्मद की बेरहम आवाज सुनकर ड्रैकुला के अंदर उम्मीद की आखिरी किरण भी कमजोर पड़ने लगी। बेबस होकर उसने कहा कि वह उन लड़कों की जगह खुद को देने के लिए तैयार है। उसने कहा कि अब सिर्फ वे 1000 लड़के नहीं बल्कि ड्रैकुला का बेटा भी तुर्कों के हवाले किया जाएगा। वह जानता था कि अगर ड्रैकुला के परिवार को खत्म नहीं किया गया तो भविष्य में वही उसके लिए खतरा बन सकता है। इसलिए वह ड्रैकुला की पूरी वंश बेल खत्म करना चाहता था। यह सुनते ही ड्रैकुला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मजबूर होकर उसने अपने परिवार को बुलवाया ताकि बेटे को तुर्कों के साथ भेज सके। मिरेना यह सब बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वह रोते हुए ड्रैकुला से बार बार कह रही थी कि कोई और रास्ता सोचो। वह अपने बेटे को कसकर पकड़े रही और छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। वह तेजी से आगे बढ़ा और आखिरी बार मोहम्मद से बात करने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी उसका बेटा अचानक दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। जब ड्रैकुला अपने बेटे को लेकर दूतों के सामने पहुंचा तब उसने उनके चेहरों पर वही घमंड देखा। उसी पल उसके दिमाग में गुफा में छिपी वह अंधेरी शक्ति घूम गई। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने अभी अपने बेटे का हाथ छोड़ दिया तो शायद वह उसे हमेशा के लिए खो देगा। उसने फैसला कर लिया। धीरे से उसने बेटे से कहा कि पीछे मुड़कर भाग जाओ और अगले ही पल उसने बिजली की तेजी से दूत की तलवार खींच ली। एक ही वार में उसने उसके दोनों हाथ और सिर धड़ से अलग कर दिए। बाकी सैनिक कुछ समझ पाते उससे पहले ही ड्रैकुला ने सबको काट डाला। चारों तरफ खून फैल गया। इसके बाद उसने अपने लोगों को आदेश दिया कि वे उसकी पत्नी और बेटे को लेकर तुरंत वहां से निकल जाएं और खुद घोड़े पर सवार होकर सीधे टूथ ब्रोकन माउंटेन की तरफ निकल पड़ा। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। ड्रैकुला फिर से उसी गुफा में पहुंचा। उसने मशाल ऊंची उठाई, चलते हुए उस पहले वैम्पायर को ढूंढने लगा। तभी अचानक अंधेरे में अगले ही पल वैम्पायर का आदि पूर्वज उसके सामने आ खड़ा हुआ। मिलते ही उसने बिना किसी डर या घुमाव के ड्रैकुला को वैम्पायर्स की कमजोरी के बारे में बता दिया। उसने कहा, तुम्हारी इंसानी गंध मुझे परेशान कर रही है, इसे दूर करो। उसकी आवाज में घमंड साफ था। उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था, लेकिन साथ ही वह ड्रैकुला की परीक्षा भी ले रहा था। ड्रैकुला ने साफ कहा कि वह यहाँ ताकत लेने आया है। उसे ड्रैकुला की बातें झूठी महानता जैसी लगी। उसने कहा, इस दुनिया को हीरो नहीं चाहिए, इसे राक्षस चाहिए। इसके बाद उसने अपने नुकीले नाखूनों से ड्रैकुला की त्वचा काट दी। फिर उसकी बहती हुई खून की बूंद को अपनी चिपचिपी जीभ से चाटा। ड्रैकुला उसके लिए बाहर निकलने की आखिरी उम्मीद बनकर आया था। उस प्राचीन वैम्पायर ने बिना किसी भाव के पास पड़ी एक खोपड़ी उठाई और उसे अपने हाथों से तोड़ डाला। फिर उसने अपनी ही बांह को दांतों से चीर दिया। जब कटोरा पूरा भर गया तब वह उसे लेकर ड्रैकुला के सामने आया। उसने ड्रैकुला की आंखों में देखते हुए कहा कि अगर वह यह खून पी लेता है तो उसे उसकी सारी शक्तियां मिल जाएंगी। उसके बाद वह इंसानों से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। वह अंधेरे में भी सब कुछ साफ देख पाएगा। उसकी ताकत और इंद्रियां
सामान्य इंसानों से बहुत आगे निकल जाएंगी। उसने कहा कि इस ताकत के साथ एक ऐसी भूख आएगी, इंसानी खून की भूख। इतना कहकर उसने वह कटोरा ड्रैकुला की तरफ बढ़ा दिया। आखिरकार उसने आंखें बंद की और पूरा कटोरा एक ही बार में पी गया। जैसे ही खून उसके अंदर गया, उसके पूरे शरीर में अंधेरी ताकत फैलने लगी। उसकी नसें जलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के अंदर कुछ टूट रहा हो। कुछ समय बाद वह बर्फ जैसे ठंडे पानी में जागा। उसके शरीर में अब असाधारण ताकत थी। वह कई किलोमीटर दूर तक देख पा रहा था। जब उसने आसमान की तरफ देखा तो पूरी रात और सितारे पहले से कहीं ज्यादा चमकदार थी। लेकिन तभी उसकी उंगली में तेज जलन हुई। उसने देखा कि उसकी उंगली में पहनी हुई चांदी की अंगूठी उसकी चमड़ी जला रही। अपने राज्य का ख्याल आते ही वह तुरंत वहां से निकल पड़ा। लेकिन जब वह वापस पहुंचा तब तक तुर्क सेना हमला शुरू कर चुकी थी। लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। सैनिक मर रहे थे। चीखें हर तरफ गूंज रही थीं। ट्रांसिल्वेनिया ने जिस शांति को पूरे 10 साल तक बचा कर रखा था, वह एक ही दिन में टूट चुकी थी। अगर ड्रैकुला सही समय पर वापस नहीं आता तो शायद लोग डरकर शहर के दरवाजे खोल देते और हार मान लेते। ड्रैकुला अकेला ही शहर के बाहर निकला। उसने सामने खड़ी तुर्क सेना को देखा। फिर उसने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अगले ही पल वह तूफान की तरह दुश्मनों के बीच घुस गया। तुर्क सैनिक ताकतवर थे, लेकिन वे इंसान थे और अब ड्रैकुला इंसान नहीं रहा था। वह इतनी तेजी से हमला कर रहा था कि सैनिकों को संभलने का मौका तक नहीं मिल रहा था। लेकिन उन सबके बीच ड्रैकुला बिना रुके लड़ता जा रहा था। जब रात में चांदनी दोबारा मैदान पर फैली तब लोगों ने देखा कि पूरा युद्ध क्षेत्र लाशों से भर चुका है। यह ड्रैकुला की तरफ से दी गई खुली चेतावनी थी, एक सीधी चुनौती। उसी दौरान मिरेना को भी अपने पति का सच समझ आने लगा। उसने देखा कि ड्रैकुला की पीठ पर पड़े सारे घाव पूरी तरह गायब हो चुके हैं। मिरेना की नजर उसकी छाती पर पड़ी चांदी की अंगूठी पर गई, जो उसकी चमड़ी को जला रही थी। वह डरते हुए उसे छूने आगे बढ़ी, लेकिन तभी ड्रैकुला अचानक जाग गया। अब जब उसका सच सामने आ चुका था, उसने सीधे तंबू का कपड़ा फाड़ दिया। तेज धूप उसके शरीर पर पड़ी और उसकी चमड़ी जलने लगी। ड्रैकुला अब क्या बन चुका है? वह सिर्फ यह देख रही थी कि अपने लोगों और अपने बेटे को बचाने के लिए उसने खुद को कितना तोड़ दिया है। उसने कहा कि अभी वह धूप में नहीं रह सकता। 3 दिन किसी तरह बिना इंसानी खून पिए निकाल ले तो वह फिर से सामान्य हो जाएगा और अपनी ताकत भी रख पाएगा, ताकि बाकी लोगों को कुछ शक न हो। उसने मिरेना से कहा कि वह लोगों को लेकर पहले पहाड़ की तरफ निकल जाए। मिरेना खुद को संभालते हुए तंबू से बाहर निकली और लोगों को लेकर आगे। पहली बार लगा कि शायद उसका त्याग बेकार नहीं गया। उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट लौट आई। उस रात ड्रैकुला किले की दीवार पर खड़ा दूर देख रहा था। तुर्कों की विशाल सेना तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। ताकत के बावजूद इतने बड़े युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी मिरेना उसके पास आई। उसने उसे शांत करते हुए कहा, क्यों हर चीज को सिर्फ इस जिंदगी से जोड़कर देखते हो? शायद अगली जिंदगी भी होती है। जो लोग सच में प्यार करते हैं उनके लिए समय हमेशा कम पड़ जाता है। युद्ध शुरू होने वाला था, लेकिन मिरेना की इन बातों ने ड्रैकुला के अंदर बचा डर खत्म कर दिया। अब उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी। यह उनकी आखिरी लड़ाई थी और वह इसके लिए सब कुछ देने को तैयार था। ड्रैकुला अपनी वैम्पायर सेना को लेकर सीधे मोहम्मद के शिविर पर टूट पड़ा। अब किसी के अंदर दया नहीं बची थी। वे हर उस इंसान को मार रहे थे जो सामने आ रहा था। उनके दिलों में सिर्फ बदला था, अपने मरे हुए परिवारों का बदला। और फिर शुरू हुआ असली नरसंहार। ड्रैकुला अकेला ही मोहम्मद के तंबू तक पहुंच गया। जमीन पर भी चांदी थी और ऊपर लटकती थैलियों में भी। ड्रैकुला जानता था कि चांदी उसे कमजोर कर देगी, फिर भी वह अंदर चला गया। उसकी चमड़ी जलने लगी, लेकिन वह रुका नहीं। वह तलवार लेकर सीधे मोहम्मद पर टूट पड़ा, लेकिन चांदी की वजह से उसकी ताकत तेजी से खत्म होने लगी। कुछ ही देर में वह जमीन पर गिर पड़ा। ड्रैकुला समझ गया कि अगर वह ज्यादा देर वहां रहा तो मर जाएगा। तभी उसकी नजर अपने डरे हुए बेटे पर पड़ी। उसने फिर से खुद को उठाया। ऊपर लटकी हुई चांदी की थैलियां टूट कर नीचे गिरने लगी। ड्रैकुला लगभग उनमें दब गया। इसी मौके का फायदा उठाकर मोहम्मद ने लकड़ी का एक नुकीला टुकड़ा उठाया और ड्रैकुला के दिल में घोंपने की कोशिश की, लेकिन आखिरी पल में ड्रैकुला ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसी समय उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने उसे आखिरी ताकत दी। उसने अपने लोगों को गुलाम बनने से बचाने के लिए खुद पर अभिशाप ले लिया। वह खुद राक्षस बना ताकि उसके लोग इंसान बने रह सकें। और जब उसे लगा कि उसकी वजह से और खून बहेगा, तब उसने अपनी अमर जिंदगी तक खत्म कर दी। वह जन्म से राक्षस नहीं था। हालात ने उसे वैसा बना दिया जिससे लोग डरने लगे। दुनिया ने हमेशा उसके अंदर के वैम्पायर को देखा, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाए कि इंसानी खून की प्यास को हर पल दबाकर जीना कितना दर्दनाक था। बहुत कम लोग समझ पाए कि जिन लोगों को बचाने के लिए उसने सब कुछ खो दिया, उन्हीं लोगों द्वारा ठुकराया जाना कितना तकलीफ देता है। उसने अपने राज्य की शांति के लिए खुद को पूरी तरह कुर्बान कर दिया, लेकिन बदले में इतिहास ने उसका नाम तक मिटा दिया। और शायद यही अकेलापन, यही दर्द उसे हमेशा के लिए एक अमर और दुख भरी कहानी बना गया। राज्य बदले, लोग बदले, दुनिया बदल गई। दिन और रात बदलते रहे। समुद्र की लहरें उठती और गिरती रहीं, और देखते ही देखते 1000 साल गुजर गए। फिर एक दिन आधुनिक दुनिया के एक बाजार में ड्रैकुला की मुलाकात
एक ऐसी औरत से हुई जो बिल्कुल मिरेना जैसी दिखती थी। उसे देखते ही ड्रैकुला खुद को रोक नहीं पाया। उसके मुंह से वही कविता निकल गई जो उसने कभी अपनी शादी में मिरेना से कही थी। वह औरत भी अचानक रुक गई। उसने सामने खड़े उस आदमी को ध्यान से देखा। वह आदमी जैसे किसी पुराने युग से निकल कर आया हो, लेकिन फिर भी उसे देखकर एक अजीब सी अपनापन महसूस हुआ, जैसे वह उसे पहले से जानती हो। और यहीं से साफ हो जाता है कि ड्रैकुला की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि वे दोनों जानते थे कि मौत हमेशा अंत नहीं होती। कभी कभी वही एक नई शुरुआत भी बनती है। यहीं पर फिल्म खत्म होती है।